जय हिंद साथियों। सेना में निरंतर बदलाव हो रहे हैं और सरकार चाहती है कि किसी न किसी तरह से जेसीओ जो जवान का हर तरफ से पेट काट दिया जाए और इनको कोई लेना देना नहीं है भारतीय सेना से, ना ही इनको देश की सुरक्षा से कोई लेना देना है। अगर हम देश की सुरक्षा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपनी सुरक्षा करेंगे, उसके बाद अगर हम सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। ये हमारी सोच है, इसलिए आज हमारा देश सुरक्षित है क्योंकि हम सुरक्षित हैं अपने हाथ और पैर के बलबूते। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अफसरों को 100% वेलफेयर क्यों मिलते हैं और हमारे जवानों को 0% वेलफेयर क्यों रहते हैं। यानी बात करने वाले हम डिसेबिलिटी के ऊपर। साथियों, आप सभी को मालूम है कि हम सेना में जाते हैं तो 100% मेडिकल करा के जाते हैं और बिल्कुल डॉक्टर जब फिट लिखता है तभी हम फिट होते हैं। एक हमारे भर्ती के समय मेडिकल होता है, उसके बाद में जब हमारा रीमेडिकल होता है, जब ट्रेनिंग शुरू होती है उस समय रीमेडिकल होता है, तो 2 मेडिकल स्टार्टिंग में होता है। फिर हमारा एनुअल मेडिकल होता है जहाँ पर डॉक्टर साहब हर साल सेफ 1 लिखते हैं या जो हमारी कैटेगरी होती है, जो डिसेबिलिटी होती है वो वहाँ पर दर्शाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरकार अब निरंतर हमारी जेबें काटने पर क्यों तुली है। जैसे कि मान के चलिए सेना का अगर हम काम कर रहे हैं, आज कंपनी में इंटर कंपनी का गेम है, तो जब हम इंटर कंपनी का गेम जीतते हैं तो हमारे लिए पूरी कंपनी ताली बजाती है, वाह वाह गुड, शील्ड उठाने वाले और चैंपियन कंपनी बनने वाली है। लेकिन वहीं पर अगर उसी गेम के दौरान किसी जवान के चोट लग जाती है, यानी उस जवान का फ्रैक्चर हो जाता है, तो फिर उस पर कोर्ट पर इंक्वायरी चलती है और उस चोट के कारण उसका पूरा जो करियर है वह बर्बाद हो जाता है। यानी वो बेशक इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, खेल के आया हो, सेना के अंदर सर्टिफिकेट, गेम के सर्टिफिकेट से भर्ती हुआ हो, लेकिन उसको अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसकी सारी लाइफ बर्बाद हो जाती है। क्या सरकार ऐसे में उस जवान को धोखा दे सकती है? और दूसरी बात यहाँ पर बता दूं, हमारा निरंतर काम होता है सवेरे उठने से लेकर के और रात 11 बजे तक, जब तक हम अपनी चारपाई पर नहीं पहुँच जाते हैं वहाँ तक हमारा काम होता है। सवेरे उठते ही पीटी, बीपीटी, फायरिंग, गेम, परेड, हज़ारों काम होते हैं, ऑपरेशंस चलते हैं। इसी दौरान अगर किसी जवान को चोट आ जाती है, ज़रा सोचिए, अगर वो जवान ऑपरेशन आज कर रहा है और उस जवान को ऑपरेशन के दौरान पैर में गोली लग जाती है, तो क्या उसको डिसेबिलिटी सरकार नहीं देगी? क्या रीज़न है? यही बात अगर मैं बोलूं कि अफसर की अगर एक उंगली भी टूट जाती है तो 100% डिसेबिलिटी क्यों ले लेता है और कैसे ले लेता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। हमने ये भी देखा है कि हमारे जो जेसीओ साहब का एक दिन ऐसा हुआ, ऑपरेशन के दौरान पैर के अंगूठे में चोट लग जाने के कारण डॉक्टर ने उनको कैटेगरी नहीं शो किया, उनको 3 महीना के लिए जो है एक्सक्यूज कर दिया पीपीजे, और जो भी उनका पीटी परेड गेम जो होता है माफ़ करने के बाद में उनको छोड़ दिया। वहीं पर एक अफसर टीएस से जा रहा था और उसने बात करके अपने ही पैर में फ्रैक्चरिंग का केस दिखा करके और उसने कैटेगरी ले लिया और उसमें भी वो 40% बोर्ड ले गया पैर में दिखा करके। जबकि हमारे एक जेसीओ साहब के पैर में एक्चुअली उनका पैर फ्रैक्चर था, उनका अंगूठा फ्रैक्चर था, डॉक्टर ने एक्सरे में सब कुछ आया, लेकिन उनको कुछ नहीं दिया। फ़र्क इतना था कि वो जेसीओ थे, वो अफसर थे, और अफसर अपना बातचीत करके सब कुछ ले जाते हैं। मैं बात कर लेता हूँ पहले कैसा होता था। जैसे कि मान चलिए अगर मैं कमर से कैटेगरी हूँ और डिसेबिलिटी मुझे कमर की मिली है, तो मुझे कमर की कैटेगरी में 100% बोर्ड लागू होता था, यानी 100%। 8,000 मेरी अगर पेंशन बनेगी तो मुझे 8,000 समथिंग, ये जो डिसेबिलिटी है 8,000 मिलेगी, 16,000 रुपये मैं पेंशन उठाऊंगा, क्योंकि हमने सेना के लिए अपना शरीर को बर्बाद किया है, अपने शरीर को जोखिम में डाला है। अगर हमारे हाथ की कलमे वाली उंगली अगर टूट जाती है, कट जाती है, तो उसमें मुझे 80% बोर्ड मिलता था। अगर मेरी आंख में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें मुझे आंख से मुझे दिखना बंद हो जाता, तो 100% बोर्ड का प्रावधान था। ये मैं जेसीओ जो और ओआर की बात कर रहा हूँ, और अफसर तो आज भी ले रहे हैं, उस समय भी लेते थे। उसके बाद में अगर पैर की उंगली में हो जाता है, चाहे आपका अंगूठा हो, पैर की उंगली हो या पूरा पैर हो, तो उसमें आपको 50% बोर्ड मिलता था। हार्ट का अगर पेशेंट है तो हार्ट के पेशेंट अगर सेना के अंदर उसको 2 हार्ट अटैक आए तो उसको 70% बोर्ड मिलता था उस पीरियड में, अगर वो पेशेंट जाता है तो। अगर अंदरूनी कोई बीमारी है तो 30 से 40 और 50% तक बोर्ड मिलता था। ऐसा नहीं है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है अभी जो डिसेबिलिटी की लड़ाई है,
आज अगर कैटेगरी के लिए आप जाते, डिसेबिलिटी के लिए जाते, बेशक आपके प्रॉब्लम है या नहीं है, फिर भी आपको डॉक्टर इतनी जल्दी डिसेबिलिटी यानी कैटेगरी नहीं देगा, तो आप उस ओहदे पर पहुंचेंगे नहीं। अभी मैं इस बात को यहाँ पर गंभीरता से लेता हूँ कि क्या डिसेबिलिटी हमारी सेना की तरफ से काटेगी या सरकार की तरफ से काटेगी। तो देखिए, सबसे बड़ा जो क्राइम होता है वो हमारे घर में होता है। अगर मेरा एक भाई सुखी से खा रहा है और सुखी से रह रहा है, एक मजदूरी कर रहा है, फिर भी वह नहीं बन पा रहा है, तो गांव वाले जलते हैं कि देखो छोटे भाई को नहीं देख रहा, खुद अपना ऐसा आराम से ले रहता है। तो उसको भड़का भड़का के या हमारी पर्सनैलिटी को देख करके लोग हमसे चिढ़ने लगते हैं। आज जवान जेसीओज एक अफसर का ओहदा ले रहे हैं, इतना पैसा अपने मेंटेनेंस में खर्च कर रहे हैं। आज उनका जो स्टैंडर्ड है ORS और जेसीओज का वो हाई है, अफसरों से हाई है। अफसरों से महंगी महंगी कारों में घूमते हमारे जेसीओ जवान, और ये देख करके अफसरों को जलन होती है कि आखिर ये हमारे बराबरी कैसे करते हैं। अफसर चाहता है कि मैं कार में चलूं और जवान साइकिल पर चले, वो अफसर चाहता है। अफसर ये नहीं चाहता है कि मैं अगर स्कॉर्पियो से चल रहा हूं तो मेरा जवान फॉर्च्यूनर से आ रहा, अफसर कभी नहीं चाहेगा, अभी कभी नहीं चाहेगा। हमारे एक कहावत कहते थे कि घोड़े के पीछे से अफसर के आगे से कभी नहीं निकलना चाहिए। तो वही आज हाल है कि अफसर आगे से देखना नहीं चाहता कि हमारे जवान का स्टैंडर्ड कितना अप हो गया। लेकिन अगर बात करूं मैं सरकार की, तो इन बातों पर सरकार को भी गंभीरता से गौर करना चाहिए। हालांकि जब इतने सारे केस हमारे कोर्ट में पड़े हुए हैं और सरकार अनाउंस कर दे रही है कि आपको ये नहीं लागू है, आपको ये नहीं लागू है, आपकी ये कटौती कर जाए, यानी सेना की तो हर साइड से जेब ही काटी जा रही है, खासकर सेना के जवान की और जेसीओज की। कोई दुनिया में सुनने वाला नहीं है, और इसे हिंदुस्तान में तो कोई सुनने वाला नहीं है। अब क्या होगा डिसेबिलिटी को लेकर के, तो मैं दोस्तों बता दूं कि पिछले कई साल से जो लोग आ रहे हैं और जिन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन यानी डिसेबिलिटी लिया था 2015 से पहले या 18 से पहले, 2018 से पहले जो कैटेगरी थी उनको 100% डिसेबिलिटी मिलती थी। लेकिन अभी जो जा रहे हैं डिसेबिलिटी के लिए उनको किसी को नहीं दी जा रही। डिसेबिलिटी किसको दी जा रही है? कमर से कैटेगरी अगर है उस पर भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलेगी। अगर आप ऑन ड्यूटी के दौरान कमर से प्रॉब्लम लेकर के कैटेगरी हुए हैं तभी आपको बोर्ड लागू है, वो भी 100% नहीं, कुछ 1% या बात करूँ 50% या 40% आपको मिल सकता है कमर से कैटेगरी है। अगर आपकी उंगली से आप डैमेज हैं, जो हमने बताया कलमी जिससे हम टिकर दबाते हैं और गोली फायर करते हैं, वो कलमे वाली उंगली बोलते हैं उसको, अगर वो आपकी कट गई है तो आपको हो सकता है 40% तक का डिसेबिलिटी मिल जाए। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से जो हमारी भारतीय सेना है इसके लिए कोई भी पक्के नियम लागू नहीं किए गए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा हिंदुस्तान का यही है, सेना की इमेज सरकार की नज़रों में न कभी थी और न है और न मुझे लगता है कि आने वाले समय में होगी, क्योंकि अब तो होना ही मुश्किल है जब इन्होंने नाम ही बदल दिया, इंडियन आर्मी से अग्निपथ स्कीम कर दिया। अग्निपथ, अग्निवीर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या हमारी सेना की इमेज बनेगी? विदेशों में हमारी इज्जत है, हमारे देश को छोड़ करके हम अदर कंट्री में जाएंगे, हमारी इज्जत है, लेकिन हमारे ही देश में हमारे ही नेताओं ने और हमारे ही हिंदुस्तानी भाइयों ने सेना की इमेज को कम कर दिया है। आपने अक्सर देखा होगा जब एक फौजी छुट्टी जाता है या छुट्टी आता है, अगर उसका रिजर्वेशन नहीं होता है तो कितनी उसकी वैल्यू होती, कितने लोग उसको पूछते हैं। अगर वो किसी की सीट पर बैठ भी जाता तो लोग उसको अक्सर उठा देते हैं। वो बोलता है कि मैं फौजी हूँ तो बोलते भैया अगली सीट देख लो कोई खाली होगी। तो यहीं से आप समझ लो कितनी है। आप थाने में चले जाओ, कोर्ट कचहरी में चले जाओ, आपकी वैल्यू कितनी है। नहीं तो अगर एक सैनिक जहाँ पर कदम रखता हो वहाँ पर कितना भी बड़ा मंत्री, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसको उसकी इज्जत करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए आप फौजी भाई बैठिए, बताइए क्या समस्या है। लेकिन हमारे देश में राजनीति से इन लोगों को फुर्सत नहीं है। मेरा तो खून खोलता है जब हम इन राजनेताओं को सफ़ेद कपड़े पहन के देखते हैं। तो हमारे सेना की मजबूरी को नहीं समझते। हमारे माँ बाप ने इसलिए पैदा नहीं किया था, इसलिए सेना में नहीं भेजा था कि तू जा बेटा और अपने हाथ पैर तुड़वा करके घर वापस आ जाना। हमने सेना के लिए काम किया है और सेना के ही ऑपरेशंस और सेना के ही परेडें और सेना के ही काम करते वक्त हमारी ये हालत हुई है। तो सेना हम उस पर हमको जो डिसेबिलिटी है वह क्यों नहीं देना चाहती है। सरकार को चाहिए सिर्फ पैसा, सरकार को चाहिए सिर्फ आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना,
लेकिन हमारे देश की सेना मजबूत ना हो जाए, हमारे देश का डिफेंस मजबूत ना हो जाए। आज आप चाइना का डिफेंस देख लिए जा करके, वहाँ पर अगर हम पूरे दिन फोर्स के गोले भी गिराएंगे तो एक बंकर नहीं तोड़ पाएंगे, और चाइना का एक आरटी का गोला अगर आकर के हमारे बंकर पर गिर जाता है तो शायद हमारे जवानों का बचना मुश्किल हो जाएगा। सिर ढांकने के लिए बंकर नहीं मिलेंगे। हालांकि ये अधिकारी जो बैठे हैं, सेना के हों, चाहे वो नेवी के हों, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हों, सब खाने वाले हैं। आजकल जवान का इस तरह से खा रहे हैं पैसा जैसे कि ये हमको कमा के दे रहे हों। इनका बस चले तो ये हमारी पेमेंट भी कटवा दें। ये वो भारतीय सेना के अधिकारी हैं। मैं अधिकारियों को लिए ही ये बात बोलता हूं, और जो अधिकारी मेरे वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं। हकीकत यही है, क्योंकि मैं भी ORS रैंक से ही था, और मैंने वो देखे अफसरों के रोल जो अफसर अपनी तानाशाही दिखाते हैं कि मैं अफसर हूँ, और मैं ये बोलता हूँ तुमको पेंशन आने के बाद में कुत्ता नहीं पूछता है, कुत्ता नहीं पूछता है। और हमारे जैसे सेना के जो जवान होते हैं वो तो मैं ज़्यादा मत मेरे से बुलवाइए साहब, इतना ठीक है। तो इसलिए मैं जो भी हमारा इस भाई इस वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं इस पर भी आगे आने वाले समय में अगर डिसेबिलिटी हमारा अगर 0 कर दिया, उस पर भी एक बड़ा कदर होगा। और जो हमारी मांगे हैं फिलहाल तो सरकार सुनने वाली नहीं है, और हम कोशिश करते रहेंगे कि सरकार तक हम हर बात पहुंचाएं। डिसेबिलिटी क्यों बंद की? क्या हम अपने घर से लूड़े, लंगड़े, बहरे, काने नहीं गए थे ना? सब कुछ चेक करा के गए थे ना? तो जब हम पेंशन आते उस समय जब डॉक्टर मेरा मेडिकल करता है तो हम उसका भी काम है फिट फॉर करके भेजना। जब हम R4 राइफल को जमा करने जाते हैं तो बेशक राइफल काम करे ना करे, लेकिन पार्ट्स पूरे होना चाहिए, और जैसे लेके गए थे वैसे होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से बस मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि सरकार की ऐसी ही मनमानी चलती रही तो एक दिन हो सकता है कि जितने अलाउंसेस हैं वह हमारे सभी अलाउंसेस सीज होने वाले हैं। हमको ग्रेजुटी मिले या ना मिले, हमको पेंशन मिले ना मिले, लेकिन हम अपनी अधिकार की लड़ाई अवश्य लड़ते रहेंगे। और इसी के साथ मैं सभी साथी भाइयों से लेता हूं अनुमति। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी सैनिक परिवार की तरफ से और सभी पब्लिक की तरफ से जय हिंद, जय भारत।